बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। आरिस ने लब भींचकर जेरे लब उस अरबी शहजादे को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा था जो कि मुहज्जिब हरगिज नहीं थे। फिर फोन कोट की जेब में डालता वो सारा बेगम की तरफ आया जो उसे ही देख रही थी। दोनों माँ बेटा इस वक्त लॉन में बैठे थे। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हारे चहेते का फोन था। वो मुस्कुराती नजरों से उसे देख रही थी। हाँ जी, रायदी था। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी खींच कर बैठा। सारा बेगम ने उसकी मुस्कुराहट देखकर बेसाख्ता माशाल्लाह पड़ा। धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, गाल गुलाबी हो रहे थे और आंखें शफाफ क्रिस्टल जैसी लग रही थी। भूरे सुनहरे माइल बाल माथे पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर मौजूद नरमी। इधर कब आएगा, कुछ बताया उसने? इससे पहले वो कोई जवाब देता, टेबल पर रखा उसका फोन बजा। उसने नंबर देखा। नासिर, आर्मीने का ड्राइवर फोन कर रहा था। हेलो। उसने फोन कान से लगाया और दूसरी पल वो प्रण खाकर चेयर से उठ खड़ा हुआ था। ओके, तुम उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, कॉल मत काटना। वो जल्दी जल्दी बोलता गाड़ी की चाबी मेज से उठाकर मुड़ा। आरेस, क्या हुआ है? सारा बेगम ने बाजू से पकड़कर उसे रोका। मीने को अटैक आया है फिर से। नासिर उसे करीबी हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। वो उनको जवाब देता तकरीबन भागते हुए पोर्च की तरफ गया था। आरेस रुको, हम साथ जा रहे हैं। वो तेज तेज कदमों से उसके पीछे जाते हुए जोर से बोली थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रोड पर डालते वो दिल में अल्लाह से आर्मीने की सलामती की दुआ कर रहा था। काफी अरसे बाद उसे फिर से अटैक आया था। यकीनन कुछ बुरा हुआ था। कुछ ऐसा देखा था उसने जो उसके असाब पर भारी साबित हुआ था। आरेश के कानों में कुछ अरसे पहले डॉक्टर के कहे जुमले गूंज रहे थे। अगर अब इसे अटैक आया और वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिला तो शदीद नुकसान का खतरा है। उसकी यादाश्त के साथ ब्रेन पर भी असर हो सकता है। और उससे आगे वो सोचना नहीं चाहता था। वो रैश ड्राइविंग करता जल्द अज जल्द उसके पास पहुंच जाना चाहता था। पैसेंजर सीट पर बैठी सारा बेगम बेआवाज रोते हुए आर्मीने की सलामती की दुआएं मांग रही थी। क्या वो लोग वापस उसी दायरे में कैद होने वाले थे जहां वो कुछ साल पहले थे? अब अगला सीन। सलाम। वो बावाज़े बुलंद सलाम करते लाउंज में दाखिल हुई। वहां पर जैनब के अलावा आज उसे वो स्याह आंखों वाली लड़की भी दिखाई दी थी जिसे चंद दिन पहले भी अफसाने ने इस घर में देखा था। वो दिन जब वो मेहरदाद के साथ इस घर में आई थी। तब से अब तक इतने दिनों में ना मेहरदाद वापस आया था और ना ही रजा पहलवी। इस नाम से तारुफ भी हाल ही में हुआ था, जब कुछ दिन पहले जैनब ने उसे किसी से मिलवाने का कहा था और वो सो गई थी। बाद में उसे पता चला वो शख्सियत रजा पहलवी की थी, मेहरदाद के नाना जान और इस घर के सरबरा। उन्होंने आना था लेकिन पता नहीं किस वजह से वो नहीं आ पाए। अफसाने को बस इतना बताया कि वो कुछ दिन बाद आएंगे। अब आओ अफसाने, बैठो, इससे मिलो, ये दोनिया है, मेहरदाद के मामू की बेटी। जैनब नरमी से अफसाने से मुखातिब हुई। अफसाने ने रस्मी मुस्कुराहट के साथ सर के इशारे से उसे हेलो का साइन भेजा, जिस पर उस सीधे बालों वाली लड़की ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा था। ऐसे करते उसकी घनी पलकें मजीद वाजे हुई थी। काफी खूबसूरत थी वो। अफसाने उसका तायराना जायजा लेते सोफे तक आए। जैनब ने दुनिया को देखा। वो बात करने पर आमादा नजर नहीं आती थी। कुछ खाओगी? जैनब अब उससे पूछ रही थी। नहीं शुक्रिया, भूख नहीं है। अफसाने मध्यम से मुस्कुराहट के साथ बोली। जैनब ने उसकी जितनी भी बात हुई थी वो उसे बेजरर महसूस हुई थी। फिर पता नहीं जिंदगी मुश्किल होने का क्यों बोला था उन्होंने। मेहरदाद के अलावा उसे वहां पर क्या मसला हो सकता था? ज्यादा से ज्यादा वहां के लोग उसे एक्सेप्ट ना करते तो इसके लिए वो जहनी तौर पर तैयार थी। तुम जैसे लोग दूसरों की खुशियां खाने के आदी होते होंगे, है ना? वो खूबसूरत आंखों वाली लड़की कितना कड़वा बोलती थी। अफसाने लब खींच गई। तो ये लड़की अब उसे बातें सुनाने वाली थी, लेकिन वो अभी अफसाने को नहीं जानती थी। उसने फौरन से सारी सिचुएशन को डिकोड किया। यकीनन वो दोनिया नामी लड़की मेहरदाद को पसंद करती थी और उसके अफसाने से शादी करने पर डिसहार्ट थी। और अब वो अफसाने को इल्जाम देने वाली थी। टिपिकल। लेकिन क्या ये इतना आसान था? कोई किसी की खुशी नहीं खाता। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है वो खुशी नहीं, वहम था। वो उसकी आंखों में देखते मजबूत लहजे में बोल रही थी। इसलिए आप अपनी खुशियों की वजूहात पर नजरसानी करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि दूसरों को गासिब होने का ताना दें। अपनी बात मुकम्मल करके वो फोन की तरफ मुतवज्जे हुई थी, जिस पर आरेज का नंबर जल बुझ रहा था। वो एक्सक्यूज करती वहां से उठ गई। जैनब हैरानी से उसे देख रही थी। इतने दिन से अफसाने उनके साथ थी और वो ज्यादातर खामोश रहती थी, इसलिए वो नहीं जानती थी कि उसे बातें घुमाकर मारना भी आता होगा। जबकि दुनिया आंखों में तपिश भरे उसे लाउंज से निकलते हुए देख रही थी। देखा आपने उसे?
कैसे बातें सुना कर गई है मुझे मुझे दोनिया अजलान को। वो अब जैनब की तरफ घूमी। जाने दो, वो नई आई है, तुम्हारे इस घर में मकाम से वाकिफ नहीं है, मेहरदाद खुद देख लेगा उसे। जैनब अब उसे पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी। ये नहीं जानती ना मुझे, मैं इसे अभी समझा कर आती हूँ। वो तन फन करते हुए सानिया के पीछे गई थी। जैनब ने दहलकर सीने पर हाथ रखा। पता नहीं अब क्या होने वाला था। वह दुनिया की शिद्दत पसंद तबीयत से भी वाकिफ थी। मेहरदाद खुद तो गायब हो गया था और यहाँ पर अब नया फसाद शुरू होने वाला था। लाउंज से बाहर आते हुए उसने कॉल ऑन करके फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ आरेज उसे और मीने का बता रहा था। मीने को फिर से फिट्स आए थे। वो एकदम परेशान हुई थी। अब कैसी है वो? कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे, मेरी बात करवाओ। रिलैक्स, अभी बेहतर है वो, हम घर आ गए हैं, तुम परेशान नहीं होना, ओके? वो इसे रिलैक्स कर रहा था। तो मेरी बात करवाओ ना उसे। वो बाजिद थी। सो रही है वो, बाद में कर लेना बात। और तुम्हें बताने का ये मकसद नहीं था कि तुम भी पैनिक कर जाओ। तुम्हें इसीलिए बताया कि तुम मम्मा को कॉल करो और उन्हें तसल्ली दो। कब से रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। आरमीने के लिए भी और तुम्हारे लिए भी फिक्रमंद है। तुम जब से गई हो बात नहीं की ना उनसे। अब बात कर लो, तसल्ली हो जाएगी उन्हें, प्लीज। वो आराम से अपने मखसूस धीमे अंदाज में उसे समझा रहा था। ओके, मैं करती हूँ बात मम्मा से। वो फोन करती अब सारा बेगम का नंबर ढूंढ रही थी। उसी वक्त दोनिया उसके सामने आकर रुकी। तुम क्या समझती हो, मेहरदाद की जिंदगी में ऐसे चली आओगी और मैं तुम्हें आने दूंगी? तुमसे पहले भी बहुत आई और गई। तुम देखना मैं कैसे तुम्हें उसे दूर करती हूँ। वो आंखों में गजब भरे अफसाने को देख रही थी। ये बहुत बड़ा फेवर होगा तुम्हारा मुझ पर। प्लीज दूर कर दो ना उसे मुझसे, मेरी जिंदगी से। लफ्जों के परख अफसाने के अंदाज में बेजारी थी। वो वापस फोन की तरफ मुतवज्जे हुई। उसे अपनी मम्मा से बात करनी थी। आरमीने को देखना था, लेकिन आगे जो हुआ था उसकी उम्मीद नहीं थी उसे। दोनिया एकदम आगे बढ़ी और अफसाने को गर्दन से पकड़कर दीवार में दे मारा। अफसाने ने उस अचानक पड़ने वाली इफ्तदार से बचने के लिए फौरन दो हाथ मुंह के सामने किए थे। फोन हाथ से छूट गया, लेकिन फिर भी उसका माथा जोर से दीवार से टकराया था। दोनिया ने उस दीवार से उसे दीवार से टक्कर देकर बालों से पकड़कर वापस खींचा। तुम हो क्या? हाँ, बहुत बोलना आता है तुम्हें। इसी तरह बकवास करके मेरे मेहरदाद को अपने जाल में फंसाया था, हाँ? वो फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चिल्ला रही थी उस पर। अफसाने की आंखों के सामने अंधेरा छाया था। उसने पलके झपककर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन दीवार जोर से लगी थी। वो रेगुलरली वर्कआउट और योगा करती थी। इतना स्टेमिना तो था कि वो खुद को उस लड़की की गरिश्त से निकाल सकती थी। लेकिन अचानक हमले के नतीजे में जो सर दीवार में लगा था, इस वजह से उसे अपना दिफा करने का मौका नहीं मिला था। फिर भी उसने पूरा जोर लगाकर दोनों हाथों के नाखून दुनिया के बाजू में पेवस्त करते उसे दूर से धकेला था। नतीजतन दुनिया लड़खड़ाई थी और पीछे हटी थी। अफसाने ने दोनों हाथों से अपना सर पर दबाव डालते इर्द गिर्द का जायजा लिया। थोड़े से फासले पर जैनब नजर आई। वो अफसोस से उसे देख रही थी। किचन के दरवाजे से मुलाजमा भी झांकती हुई नजर आई। दोनिया अपने बाजू पर उसके नाखूनों के निशान देखे और गुस्से से खोलते हुए दोबारा उसकी तरफ बढ़ी। तुमने मुझे धक्का दिया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसने अफसाने को बाजू से पकड़कर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की। अफसाने जल्दी से नीचे झुकी और दोनिया का हाथ हवा में घूमकर रह गया। अफसाने ने दोनों हाथों के जरिए उसके पेट पर दबाव डालकर उसे पीछे धकेला। दोनिया लड़खड़ाकर दीवार से लगी थी और उसी वक्त अफसाने झुककर अपना फोन उठाते लाउंज की तरफ दौड़ी। वहां से होते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। उसे जल्द अज जल्द कमरे में पहुंचना था। उसे समझ आ गई थी वहां पर उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। दोनिया अफसाने के पीछे आई थी। आगे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ते वो ऊपर पहुंची। इससे पहले कि दोनिया उसे पकड़ती, वो भागकर कमरे में दाखिल हुई और जल्दी से दरवाजा लॉक किया और वहीं पर दरवाजे के साथ नीचे बैठती चली गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ पैर कांप रहे थे। वो घुटने पेट से जोड़ते सिमट कर बैठे खौफजदा थी। बाहर से दोनिया के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो थोड़ी देर तक उस पर चिल्लाती रही, फिर जैनब की आवाज आई। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से चली गई थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो वहां से चली गई है, तो उसने उठकर बेड तक जाना चाहा, लेकिन सर में जोर का दर्द हुआ था। वो वापस बैठ गई। आंखों में बेसाख्ता आंसू आए थे। इस किस्म के हालात से उसका सामना पहली बार हुआ था। उस लड़की ने कैसे आराम से उस पर हाथ उठाया था, जैसे उसे आदत हो ये सब करने की। लेकिन उसे इस सब की आदत नहीं थी। बहुत प्रिविलेज जिंदगी गुजारी थी उसने। उसकी अब तक की 23 साल जिंदगी में इस सब का तस्वुर भी नहीं था। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी फैमिली थी, उसका बाप, भाई और दोस्त थे। उसे कभी खुद को बचाना नहीं पड़ा था। ये काम उसके इर्द गिर्द के लोग करते थे, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। आंखों से आंसू तवाते बह रहे थे। वो आज डर गई थी। वो खौफजदा थी और उसे कोई हल समझ नहीं आ रहा था।
یہ لوگ اس کے نہیں تھے، یہ انجان ملک تھا، یہاں کے لوگ اجنبی تھے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی چلی گئی۔ ہم اب تو ہیں ہی، مگر کاش ہمارے جیسے در بدر ہونے سے پہلے ہی سنبھالے جائیں۔ اب اگلا سین۔ افسانے سے بات کر کے وہ فون بند کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ آرمینہ سینے تک لحاف اوڑے سو رہی تھی اور سارا بیگم اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی متورم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مما، وہ مدھم آواز میں پکارا، باہر چلیں، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ماں بیٹا ٹی وی لاؤنج میں صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈرائیور سے پوچھا تھا میں نے، اور اس روڈ کے سی سی ٹی وی کیمرات کی فوٹیج بھی دیکھی ہے۔ روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ چھوٹی بچی تھی، یہی کوئی 7-8 سال کی۔ آدمی نے گاڑی کے سامنے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اب نرمی سے انہیں تفصیلات بتا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے جب وہ ناصر کے فون کرنے پر ہسپتال پہنچا تھا تو آرمینہ کو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اسے شوق لگا تھا۔ ایکسیڈنٹ کو اپنے سامنے ہوتا دیکھ کر وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ ذہنی طور پر ابھی اتنی مضبوط نہیں تھی۔ نارملی لوگ جب اس قسم کا حادثہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں تو وہ بھی شوق کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے اسٹرانگ نروس سسٹم کی وجہ سے جلد ہی اس شوق سے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن آرمینہ کی بچپن کی کیس ہسٹری کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے ہم اور افراد سے ابھی بھی پیچھے تھی، اور اس قسم کے مینٹل شاکس دورے کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ اللہ پاک اس بچی کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے، لیکن آریز کیسے آرمینہ کو اس سب سے بچائیں؟ یہ دنیا ہے، یہاں پر روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ایسا کیسے چلے گا؟ اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا اسے کوئی فٹس نہیں پڑے تھے، اور آج پھر… بات کرتے ہوئے آخر میں ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ آرمینہ جب پیدا ہوئی تھی تو وہ دیر سے روئی تھی، جس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچے پیدائش کے وقت روتے نہیں ہیں، وہ اکثر سی پی ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں دماغ کا وہ مخصوص حصہ متاثر ہوتا ہے جو باقی جسم کو کمانڈ دیتا ہے، اور اس حصے کو متاثر ہونے کا مطلب ہے باڈی کا پیرالائز ہو جانا، حرکت نہ کر پانا۔ پھر ایسے بچوں کو ایکسرسائز، میڈیکیشن اور تھراپیز کے ذریعے اس قابل کر دیا جاتا ہے کہ وہ سارے سے اٹھ بیٹھ سکیں، لیکن مکمل صحیح نہیں ہو پاتے کبھی بھی۔ لیکن آرمینہ کے کیس میں یہ تھا کہ وہ روئی تھی لیکن دیر سے، تو اس لیے وہ شروع کے 8 ماہ ٹھیک رہی تھی۔ پھر اسے فٹس پڑنا شروع ہو گئے تھے، پورے جسم کو جھٹکا لگتا اور خاص کر سر والے حصے کو، جس کا مطلب تھا دماغ کا ڈیمیج ہوتے چلے جانا۔ ڈاکٹرز نے کہا اس کا مسئلہ سرجری سے حل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں رسک تھا، یا تو وہ ٹھیک ہو جاتی یا پھر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جب وہ 3 سال کی تھی انہوں نے اس کا آپریشن کروانے کی ہمت کی، رسک لیا، اور وہ سرجری کامیاب ٹھہری، وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ میڈیسن اسے پوری زندگی لینا تھی، اور ایکسرسائز اس کی روٹین کا لازمی جز تھا۔ یہ اسے فٹس پڑنے سے روکنے کے لیے تھا، کیونکہ دورہ آنے کا مطلب دماغ کا ڈیمیج ہونا، جو کہ اس کے لیے بالکل اچھا نہیں تھا۔ اور اب تو کافی عرصے سے اسے فٹس آئے بھی نہیں تھے۔ وہ سب خوش تھے کہ وہ مکمل صحت یاب ہو گئی تھی، لیکن آج پھر سے اسے اٹیک آنا ان سب کو پریشان کر گیا تھا۔ ریلیکس مما، کچھ نہیں ہوتا، ہمیں فی الحال اس کا ماحول تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کہاں بھیجیں اسے؟ وہ ہونٹ کا کونا دانتوں میں دباتا کچھ سوچ رہا تھا۔ پاکستان جانے کا پروگرام تو تھا، وہی چلے جاتے ہیں، وہ آریز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پاکستان؟ لیکن میں ساتھ نہیں جا پاؤں گا، اور ڈیڈ کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ وہ اٹھ کر ٹہل رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کون سا پہلی بار اکیلے جائیں گی؟ وہ اب کس طرح حیرانی سے اسے دائرے سے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپ مینج کر لیں گی؟ وہ ان کے سامنے رکتا جانچتی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سارا بیگم نے سلگ کر اسے دیکھا۔ میں تم لوگوں کی ماں ہوں آریز حیدر، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں، تم زیادہ دادا جان مت بنو۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی چلاک اولاد کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتی تھی انہیں۔ اس نے جواباً لاپرواہی سے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھیں گے۔ وہ پیر پٹک کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ اب یقیناً وہ حیدر صاحب اور ان کی فتنہ اولاد کی شان میں قصیدے پڑھ رہی ہوں گی۔ آریز مسکرایا، وہ ان کا دھیان بھٹانے میں کامیاب رہا تھا۔ اب اگلا سین۔ ماما، مجھے نہیں کھانی ہے میڈیسن، ہٹائیں اسے۔ آرمینہ بزارے سے بول رہی تھی۔ کیوں نہیں کھانی؟ پہلے تو کبھی تم نے اعتراض نہیں کیا، آج کیا ہو گیا ہے مینو؟ سارا بیگم نے اس کے بال ماتھے سے ٹھیک کیے۔ مما یار، میں تھک گئی ہوں، بچپن سے لے کر اب تک ایک دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے یہ دوائیاں نہ کھائی ہوں۔ وہ واقعی بیزار تھی۔ آپ ایسا کریں، ان کو ادھر رکھ دیں، میں تھوڑی دیر بعد کھا لوں گی، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔
वो सीधे होकर लेटते लिहाफ सीने तक खींच गई। सारा बेगम ने थोड़ी देर उसे देखा। वो जिद्दी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आज चिड़चिड़ी हो रही थी तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। वो कमरे की लाइट बंद करती वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वो नीम खनूदगी में थी जब उसे महसूस हुआ वो कोई कमरे में दाखिल हुआ था। यकीनन मम्मा या अरेज में से कोई होगा, उसे उसी की खैरियत की तसल्ली करने आए होंगे। उसने मुंह तकिए में घुसेड़ते लिहाफ मजीद ऊपर खींचा। एक बाजू मुंह पर रखते दूसरा हाथ गाल तले रखे वो करवट के बल सो रही थी। माथा और बाल लिहाफ से नजर आते थे। आने वाला सबक कदमों से चलता उस तक आया और लिहाफ को जरा सा हटाते उसके साथ जगह बनाकर बैठा। हाथ बढ़ाकर उसके बाल माथे से हटाए। अरमान, उसने नरम सी आवाज में उसे पुकारा। उसकी आवाज को पहचानने में 2 सेकंड लगे थे आर्मीने को। उसने झटके से लिहाफ मुंह से हटाया। सामने ही वो बैठा था, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए, स्याह चमकती आंखें, हल्की बड़ी शेव। राइट, वो जोर से उसका नाम पुकारती उठकर बैठी थी। आर्मीने, राइट ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर उसकी गाल और गर्दन के दरमियान रखा। वो फौरन उसके गले लगी थी। वो एक हाथ उसकी कमर के गिर्द धमाइल करता दूसरे हाथ से उसके बाल नरमी से सहला रहा था। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? पता है मैंने कितना मिस किया तुम्हें। इतना, बहुत सारा याद किया। वो उसके गले लगे शिकवा कर रही थी। वो मुस्कुराकर उसे सुने गया। वो फिर उससे अलग हुई और उसकी तरफ देखा, हाथ बढ़ाकर उसके बाल छुए। तुमने हेयर स्टाइल चेंज किया है ना, अच्छा लग रहा है। वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गया। फिर आर्मीने का हाथ पकड़कर उस पर कैनूला का निशान देखा। उसकी मुस्कुराहट थमी थी। अब वो उसका हाथ पकड़े दूसरे हाथ की पश्च उन निशानात पर फेर रहा था जो ड्रिप लगने की वजह से उसके हाथों पर पड़े थे। कैसी हो? अब वो उसके दाएं अब्रू पर अंगूठा फेरता पूछ रहा था। अच्छी हूँ, आते हुए मम्मा से हाल तो सुन आए होगे। वो मुंह बसूरते हुए बोली। सुना है। अब वो खड़े होते हुए उसके सामने हाथ बढ़ाए खड़ा था। वो उसका हाथ थामते उसके साथ चलते हुए कमरे से बाहर आई। साथ साथ उसे बता रही थी कि वो कैसे इतनी बहुत सारी बीमार हो गई थी। वो पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। वो चलते हुए बाहर लॉन में आ गए। लॉन में रखे आरामदेह चेयर्स पर बैठे आर्मी ने मुसलसल बोल रही थी और वो पूरी दिल जमी से उसकी बातें सुन रहा था। मुलाजमा हाथ में ट्रे लिए उनकी तरफ आई। राज ने ट्रे उसके हाथ से लेते उसे जाने का इशारा किया। अब वो मेडिसिन और दूध का गिलास अरमीने की तरफ बढ़ा रहा था। उस नाक मुंह चढ़ाते मेडिसिन उसके हाथ से लेते दूध के साथ हलक से नीचे उतारी थी। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? वो होंठ गोल करके मुंह फुलाए उसे पूछ रही थी। मसरूफ था। वो दोनों हाथ आपस में मिलाए कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर आरामदेह अंदाज में बैठा उसे देख रहा था। तुम हमेशा मसरूफ होते हो। वो मुंह बसूरते हुए बोल रही थी। जब वो होंठ गोल करके बोलती थी तो वो बहुत क्यूट लगती थी। तुम्हारे लिए तो हमेशा अवेलेबल होता हूँ। वो उसे देख रहा था, आंखों तले हल्के और चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था। वो कितनी तकलीफ में रही होगी। वो लब भींच गया। जब फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क उसकी फ्लाइट लैंड की थी तो उसका इरादा था कि वो अपने अपार्टमेंट जाकर कुछ देर रेस्ट करेगा, फिर हैदर विला जाएगा। लेकिन आरेज की कॉल ने उसका इरादा मुलतवी कर दिया था। वो फौरन ही हैदर विला जाने के लिए निकल गया था। वहां पहुंचकर सारा बेगम और आरेज से उसकी मुलाकात हुई थी और उसे तफसील पता चली कि किस तरह आर्मीने की तबीयत बिगड़ गई थी और हॉस्पिटल में उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद वो उसे घर ले आए थे। उसने सर झटका। आर्मीने कुछ कह रही थी। मेरा बर्थडे याद है ना तुम्हें? 1 महीना रह गया है, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? वो आरामदेह अंदाज में चेयर्स पर आलती पालती मारकर बैठी उसे याद करवा रही थी। मुझे याद है, बर्थडे भी और गिफ्ट भी। वो पुरसकून सा उसे देख रहा था। इसी वक्त उसका फोन बजा। वो कॉल ओके करता फोन कान से लगा गया। जरा सा झुककर एक हाथ से फ्रूट्स का बाउल उठाया और मीने की तरफ बढ़ाया। वो उसके हाथ से बाउल पकड़कर फॉर्क की मदद से फ्रूट्स खा रही थी। वो आर्मीने के सामने कभी भी फोन सुनने अलग नहीं चाहता था। आर्मीने उसके सामने है तो वो वहीं पर कॉल अटेंड करता था। थोड़ी देर बाद उसने फोन बंद किया और मीने की तरफ मुतवज्जे हुआ। सारा आनी ने बताया कि वो तुम्हारे साथ पाकिस्तान जा रही है किसी शादी पर। अपनी सियाह आंखें उस पर जमाए उसने पैर लंबे करके मेज पर रखे। हाँ जी, पता है मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस देखे हैं और कुछ ड्रेसेस ऑनलाइन बुक भी कर लिए हैं। कुछ वहां पर लूंगी। पहले मेरा दिल नहीं था जाने का, लेकिन अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो हमेशा की तरह बिना रुके अपने सारे प्लान्स उसे बता रही थी और वो मुस्कुराते हुए उसे सुन रहा था। सारा बेगम ने अपने डायरी से उन दोनों को लॉन में बैठे हुए देखा। उन्हें पता था अब आर्मी ने बहुत जल्दी रिकवर करेगी। राइट जो आ गया था। वो उसे शुरू से देखती आ रही थी। वो उनकी आंखों के सामने पला बढ़ा था और उसके आर्मीने से जो अटैचमेंट थी वो किसी को समझा पाना नामुमकिन था। जब आर्मीने पैदा हुई थी जब राइट 6 साल का था और तब से अब तक वो हमेशा उसका ख्याल रखता था। बहुत बिजी लाइफ थी उसकी, लेकिन फिर भी आर्मीने के लिए वो हमेशा मौजूद होता था। जब 3 साल आर्मीने का ऑपरेशन होना था, इस वक्त उन सब लोगों से ज्यादा
10 साल राइड बिन तलाल का यकीन मजबूत था। उसे पता था कि आर्मीने को कुछ नहीं होगा। वो आर्मीने का गार्डियन एंजल था, अफसाने और अरेज का चहेता दोस्त। वो हर लिहाज से बेहतर था। सारा बेगम और हैदर साहब दोनों को वो बहुत पसंद था, और सारा बेगम का तो बहुत दिल था कि वो शानदार सा शख्स अफसाने का नसीब बनता। लेकिन किस्मत, वो अभी तक हैदर साहब से नाराज थी उस फैसले पर। वो ठंडी सांस भरती टेरिस से हट गई। अब अगला सीन। रात को वो सब खाने की मेज के गिर्द मौजूद थे। राइद, आरेज, अरमीने, सारा बेगम और हैदर जमान भी शाम को घर पहुंच गए थे, तो वो भी उस वक्त मौजूद थे। खुशगवार मूड में खाना खाया जा रहा था जब सारा बेगम ने हैदर साहब की तरफ देखते उनसे अफसाने के बारे में सवाल किया। अफसों से बात हुई आपकी? कैसी है वो? उनका सारा खानदान जमा था, ऐसे में बस अफसाने की कमी महसूस हो रही थी। नहीं, मैंने कल फोन किया था, उसने उठाया नहीं। वो जग से पानी ग्लास में डालते हुए संजीदगी से बोले। आपने जो उसके साथ किया है ना, उसका नाराज होना बनता है। सारा बेगम ने उन्हें शाकी नजरों से देखा था। मामा, आपको फोन किया अफसाने ने? मेरी दोपहर में उससे बात हुई थी, उसने कहा था कि वो कॉल करेगी आपको। इससे पहले कि सारा बेगम की बात के जवाब में हैदर जमान कुछ कहते, आरेज ने बर वक्त दखल अंदाजी की थी। नहीं तो तुम्हारी क्या बात हुई उससे? वो ठीक तो थी ना? वो बेताबी से उससे पूछ रही थी। उनका दिल बोझल सा था, रह रह कर अफसाने का ख्याल आता था। हैदर साहब तो शायद पत्थर दिल बन चुके थे। हाँ जी, ठीक थी वो। आप परेशान ना हो। बिजी हो गई होगी तभी फोन नहीं किया उसने। आप खुद दोबारा कर लीजिएगा। आर्य नरम आवाज में तसल्ली दे रहा था, जबकि राय आर्मीनिया की किसी बात का जवाब देता बारी बारी उन तीनों चेहरों को देख रहा था। कुछ तो मिसिंग था। वो खुद अभी तक अफसाने की ऐसी शादी के बारे में हैरान था। हैदर जमान ऐसे तो कभी नहीं थे कि अचानक से इतना बड़ा फैसला कर लें। यकीनन उसके पीछे कोई वजह थी, और वो क्या वजह थी, रायद बिन तलाल पता करने की ठान चुका था। और जो बात वो ठान लेता उसे पूरा करके छोड़ता था। अब अगला सीन। मेरी रूह दोबारा पैदा हुई है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खो गया है। मैं बहुत बोझल महसूस कर रहा हूँ। मेरे कंधों पर बोझ है, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। ये खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ। मैं ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता। वो जमीन पर दरवाजे के साथ टेक लगाए सिमट कर बैठे, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे सामने दीवार पर लगी तस्वीर को देख रही थी। पता नहीं कितना वक्त गुजरा था। दीवार से टकराने की वजह से माथे पर घूमर सा बनाया था। बालों की जड़ें भी दर्द कर रही थी। दुनिया ने उसे गद्दी से बालों से पकड़कर घुमाया था। इतनी देर से रोने की वजह से सर में अलग दर्द हो रहा था, लेकिन वो सबसे बेखबर मेहरदाद की तस्वीर को देखे जा रही थी। नफरत से, गुस्से से, दुख से, बेबसी से। उस शख्स ने पता नहीं किस बात का बदला लिया था उससे। वो तो अपनी दुनिया में मगन रहने वाली लड़की थी, लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर, महदूद सोशल सर्कल के साथ। उसे कैलिफोर्निया में गुजारे वो चंद माह याद आ रहे थे। सब कुछ तो ठीक था, फिर गलती कहाँ हुई थी? उसकी नजरें तस्वीर पर थीं, और जहन यूनिवर्सिटी की राहदारी में, जब वो सर रॉबर्टसन की क्लास लेकर क्लासरूम से बाहर आ रही थी। अफसाने और लीरे सर रॉबर्टसन की क्लास लेकर आपस में बातों में मगन चलती आ रही थी। अफसाने साथ साथ फोन पर मैसेज टाइप कर रही थी। लीरे सर रॉबर्टसन के अंदाज की नकल उतारते हुए उस दिन को कोस रही थी जब यूओसी आने का सोचा था। अफसाने ने लीजा को टोकने के लिए हंसते हुए फोन से सर उठाया, और इसी वक्त उसकी निगाह सामने से आती मेहरदाद रजा पर पड़ी थी। वो उसे 3 कदम के फासले पर था। उस दिन वाली लड़की हलीमा भी उसके साथ थी, और हाथ हवा में लहरा लहरा कर कोई बात कर रही थी। वो उसकी तरफ देखता हुआ आ रहा था। अफसों ने नजरों ही नजरों में फासला नापा। वो बस 2 कदम और उठाता और टक्कर पकड़ी थी, और टक्कर पक्की थी। भागने का या सामने से हटने का कोई चांस नहीं था। उसने आंखें बंद करके फोन पर गिरफ्त मजबूत की। एक, दो, और ये हुई टक्कर। हर बार की तरह उसका माथा किसी पत्थर से लगा था। एक, दो, और ये आई आवाज। व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड? अफसर ने आहिस्ता से आंखें खोली और सर ऊपर उठाकर उसे देखा। वो सब आंखों से उसे घूर रहा था। वो पीछे नहीं हुआ था आज, वहीं उसके करीब खड़ा था। अफसाने जल्दी से पीछे हुई, 2 कदम का फासला कायम किया, फिर साइड पर होकर उसे रास्ता दिया। वो उसे घूरता लंबे लंबे डग बढ़ता आगे निकल गया, जबकि हलीमा ने उन दोनों को एक माजरती स्माइल पास की और मेहरदाद के पीछे भागी। कितना बदतमीज है ये। गलती इसी की थी, खुद अपनी दोस्त को देखता हुआ आ रहा था और अंधे होने का सवाल दूसरों से है। हद है। नीरज तेज तेज बोलते हुए अपनी भड़ास निकाल रही थी। वो अफसाने की दोस्त थी, उसी की तरह सुलाजो, बहस मुबाहसे से दूर भागने वाली। इसीलिए पीछे भड़ास निकाल रही थी, और उसने तो जान पहचान का लिहाज भी नहीं रखा था। हमने उसकी दोस्त की मदद की थी, एक शिकवा ये भी ठहरा। जो
چھوڑو اسے. تم یہ بتاؤ سر رابرٹسن کی اتنی اچھی نقل اتارنی آتی ہے تمہیں؟ پھر تو سر فاسٹوف کی بھی آتی ہوگی، کر کے دکھاؤ. افسانے نے اس کا دھیان بٹایا. اب لیزے پورے زور و شور سے سر فلاسٹوف بنی بزنس اسٹریٹجیز ان ماڈرن ورلڈ پر بات کر رہی تھی اور لیزے ہنستی جا رہی تھی. مہرداد نے راہداری کے آخر پر دوسری راہداری میں مڑتے ہوئے گردن گھما کر سنہری آنکھوں والی پاکستانی امریکن لڑکی کو دیکھا تھا. کتنا ہنستی تھی وہ سر چھٹک کر آگے بڑھ گیا. دروازہ زور زور سے بج رہا تھا. افسانے چونک کر خیالوں سے باہر آئی اور دروازے کی طرف دیکھا. گلا کھنکار کر آواز کھینچی اور دروازے کی طرف بڑھی. کون ہے؟ دروازہ کھولے بہکائر اونچی آواز میں پوچھا. میں ہوں زینب، دروازہ کھولو. زینب کی آواز آئی. وہ ہچکچائی. کیا ہوا اگر دنیا بھی ان کے ساتھ ہوئی؟ دنیا نہیں ہے، وہ چلی گئی. وہ شاید اس کا تذبذب سمجھ گئی تھی. افسانے نے دروازہ کھول دیا اور ان کو اندر آنے کا راستہ دیا. وہ گلاس وال کے ساتھ رکھے صوفے پر جا بیٹھی. ہاتھ سے افسانے کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ خاموشی سے جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی. دنیا کی طرف سے میں معذرت کرتی ہوں، وہ ذرا جذباتی ہے، غصے میں ہائپر ہو جاتی ہے. تم پلیز درگزر کرنا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی. ماتھے پر گھومڑ، رو رو کر آنکھوں کے سوجے کنارے، سرخ مرطوب ہونٹ، سنہرے کھلے الجھے ہوئے بال چہرے کے اطراف میں پڑے تھے. آپ جسے ذرا سی جذباتیت کہہ رہی ہیں وہ پاگل پن تھا. نارمل لوگ ایسے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. وہ زکام زدہ آواز میں بیزاری سے بولی. انہوں نے اسے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، الٹا اسے سمجھانے آئی تھی، درگزر سے کام لینے کا کہنے آئی تھی. لیکن آپ بے فکر رہیں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی. نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اسے کچھ کہہ سکوں. مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ نے کیوں کہا تھا کہ یہاں میری زندگی مشکل ہوگی. وہ ایک ہاتھ سے سر دبا رہی تھی. درد بڑھتا جا رہا تھا. اگر تم بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ نرمی سے بول رہی تھی، وہی نرمی جو ان کی طبیعت کا خاصا تھا. پتہ نہیں وہ واقعی اتنی اچھی تھی یا بنتی تھی. افسانے کو سمجھ نہیں آئی. آپ مجھے نہیں جانتی، میں لڑنے جھگڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. بہت برداشت ہے مجھ میں. بھلے سے یہ حالات میرے لیے نئے ہیں، لیکن میں کوئی بھی حالات سروائیو کر سکتی ہوں. میری برداشت اور ہمت سے آپ واقف نہیں ہیں، لیکن آپ جان جائیں گی. وہ نرم ہاتھوں سے بالوں کو جوڑے کی شکل دے رہی تھی. زینب نے محسوس کیا الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ نرم تھا. وہ لڑکی بدتمیز یا روڈ نہیں تھی، بس حالات کے ستم ظریفی کا شکار ہوئی تھی. تم نے بتایا نہیں کہ مہرداد سے شادی کن حالات میں ہوئی، وہ بھی بتا کر نہیں گیا. لیکن تم مجھے اچھے گھر کی لگتی ہو. ایسا کیا ہوا کہ تمہیں یوں شادی کرنی پڑی؟ دیکھو تم مجھے غلط مت سمجھنا. جو بھی ہو، بہرحال یہ ایک سوال ہے کہ آخر تمہاری اور مہرداد کی شادی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ اس کے آنکھوں میں بغور دیکھتی کچھ جانچ رہی تھی. جیسے یہ سوال بہتر ہوگا آپ مہرداد سے کریں، وہ زیادہ اچھے سے وضاحت کرے گا. وہ اٹھ کر کبرڈ میں رکھے اپنے اکلوتے بیگ کی طرف جا رہی تھی. اس بیگ میں اس کے ضروری ٹریولنگ ڈاکومنٹس تھے اور کپڑوں کے 2 جوڑے. یہی ساز و سامان تھا اس کے اس انجان دیس میں. زینب نے خاموشی سے اسے بیگ میں ڈریس کپڑے نکالتے دیکھ رہی تھی. بس اتنا سا سامان تھا اس کا. اتنے دن سے وہ کیسے گزارا کر رہی تھی؟ انہوں نے بس ملازمہ کو ہدایات دی تھی اس کا خیال رکھنے کی، خود سے اس کی ضروریات کا نہیں پوچھا تھا. جو بھی معاملات رہے ہوں وہ ان کی مہمان تو تھی نا. انہیں خود پر افسوس ہوا. افسانے، وہ بھی ساختہ اسے پکار بیٹھی. جی، وہ مصروف سے انداز میں بولی. نظریں بیگ پر تھی. کریڈٹ کارڈز چیک کرتے وہ شاپنگ جانے کا سوچ رہی تھی. جب یہاں رہنا تھا تو بھی ضروریات زندگی کا بھی کچھ سامان کیا جائے. تم نے تبریز نہیں دیکھا نا؟ ایسا کرو کل صبح ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مال تک ہو آؤ. شہر بھی دیکھ لو گی اور کچھ شاپنگ بھی کر لینا. میں پیسے بھجواتی ہوں ابھی. وہ اب طریقے سے اسے شاپنگ جانے کا کہہ رہی تھی. بہت شکریہ، مجھے کچھ چیزیں لینی تو واقعی تھیں اور پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. میرے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں. کریڈٹ کارڈز لہرا کر دکھائے. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. زینب نے اسٹارٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. میں کھانا بھجواتی ہوں، کھا لینا. بھوک تو لگی ہوگی. اور دنیا کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا. میں مہرداد کو کہوں گی، وہ خود اسے سمجھا لے گا. کسی اور کی وہ نہ سنے شاید. وہ اٹھتے ہوئے بولی. اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر اس بات میں ہلا دیا. وہ چلی گئی تو افسانے بھی سر جھٹک کر فریش ہونے چل دی. اب آخر کتنا سوگ منایا جا سکتا تھا ایک بات کا. اب اگلا سین. رائت، تم آج یہیں رکو گے نا؟ کھانا کھانے کے بعد آرمینے رائت اور آریز لان میں واک کر رہے تھے جب آرمینے نے اسے پوچھا. نہیں، مجھے اپارٹمنٹ جانا ہے، کل صبح پھر آؤں گا. اور ڈونٹ وری، تمہارے جاگنے سے پہلے میں یہاں موجود ہوں گا. وہ اس کو متوقع شکوہ کرنے سے پہلے ہی وضاحت دے رہا تھا. لیکن ابھی تم جا کر کیا کرو گے؟ یہاں پر ہم کوئی مووی دیکھ لیں گے.
वो होंठ गोल करके क्यूट से अंदाज में बोली। राइट ने नजर भरकर उसे देखा। मूवी फिर कभी देख लेंगे। दरअसल आरेज भी मेरे साथ जा रहा है। हमने नया बिजनेस प्लान बनाया है। उसी पर कुछ आइडियाज डिस्कस करने हैं। उसने कान को जाकर आरेज को देखा। हाँ जी। और आर्मी ने? यार तुम अब सोने जाओ, बहुत हो गई वॉक। चलो शाबाश, मेडिसिन भी लेनी है, पहले ही तबीयत खराब है। रायत को दांत पीस कर देखते हुए आर्मीने की तरफ मुतवज्जे हुआ। ओके, लेकिन रायत भी चले साथ। मुझे मेडिसिन यही खिलाएगा, इसे भी तो पता चले कि कितनी गंदी मेडिसिन खानी होती है मैंने। वो मुंह को सिरती रायत को देख रही थी। जाहिर है ये तो तुम्हारा गार्डियन एंजल है ना, ये तो जरूरी चलेगा। अरेज की बात पर रायत मुस्कुराया। तो तुम जेलस हो रहे हो हाँ? वो शरारत से उसे देखकर बोला। हाँ जी हो रहा हूँ, सारी लड़कियों पर तुमने कब्जा जमा रखा है और मैं मासूम जेलस भी ना हूँ। सड़कर बोलता वो बहुत क्यूट लगा था। एक तो ये तीनों बहन भाई क्यूट बहुत थे। सारी लड़कियां कौन भला? वो अब जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। अफसाने भी मुस्कुराते हुए उनकी नोकझोंक सुन रही थी। अब वो तीनों घर के अंदर जा रहे थे। मेरी दो बहनें और एक तुम्हारी खुद की बहन। वो अब भी जलकर बोल रहा था। कितने दुख की बात है। वो साफ उसका मजाक उड़ा रहा था। जवाबन अरेज हूं करके रह गया। तुम जब तक मीना को मेडिसिन खिलाओ, मैं आता हूँ। वो अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। राहिद अरमीने के साथ उसके कमरे की तरफ जा रहा था जब सारा बेगम आती हुई दिखाई दी। मैं तुम लोगों के पास ही आ रही थी। मीनू की दवाई का टाइम हो गया है। वो उनके पास रुकते हुए बोली। मैं देख लूंगा, आप आराम करें आनी। और हाँ, आरेज मेरे साथ जा रहा है, वहीं रुकेगा आज। वो नरम लहजे में उसे मुखातिब था। ओके बेटा, और आरेज का बताने की क्या जरूरत, मुझे पता है वो अपने चहेते के साथ ही जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बोली। राहिद ने गर्दन एक साइड पर झुकाकर दिल पर हाथ रखा और मुस्कुराया। सारा बेगम गुड नाइट करके चली गई थी। वो दोनों चलते हुए आर्मीने के कमरे में आए थे। उसे मेडिसिन खिलाकर लिहाफ उस पर सही से फैलाते वो एक घुटना फोल्ड करके उसके सामने बैठा। हाथ बढ़ाकर उसके बाल ठीक किए। ठीक हो? वो अब नरमी से पूछ रहा था। मीने ने इस बात में सर हिलाया। डर तो नहीं लग रहा? वो उसका हाथ अपने हाथों में लेता हुआ बोला। नहीं। वो मुस्कुराई, पलकें भारी हो रही थी, नींद आ रही थी। चलो अब सो जाओ, आंखें बंद करो। वो नरमी से बोला। वो फौरन आंखें बंद कर गई। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। वो उसका हाथ नरमी से थामे बैठा उसे देखता रहा। ये चेहरा उसे बहुत अजीज था। उसे खुद से जुड़े सब लोग अजीज थे, लेकिन आर्मीने उसके लिए क्या थी, दुनिया को समझा पाना मुश्किल था। वो उसके हाथों में बड़ी हुई थी। उसकी जिंदगी के एक एक पल से वो वाकिफ था। किसी कीमती मता की तरह उसे रखता आया था। वो उसके चेहरे को पता नहीं कब तक देखता रहता। जब आरेज के बाद उसके समातों से टकराई, वो दरवाजे से सर निकाले उसे बाहर बुला रहा था। वो नरमी से आर्मीने का हाथ उसके पेट पर रखते उठ गया। बाहर आकर आहिस्ते आहिस्ते कमरे का दरवाजा बंद किया। अब वो दोनों बाहर की तरफ जा रहे थे। हमेशा की तरह तुमने आइडिया सोचा और जबरदस्ती मुझे इसमें शामिल कर लिया। आर्यन गाड़ी में बैठते हुए बोला। तुम आइडिया तो सुनो, मुझसे पहले तुम उस पर वर्क करने के लिए बेताब हो गए। वो मुस्कुराता गाड़ी में ड्राइव कर रहा था। फाइनेंस कौन करेगा? आर्यन ने अहम सवाल उठाया। फाइनेंस की क्या बात है, मैं हूं, तुम हो, दो चार और इन्वेस्टर्स ढूंढ लेंगे। वो लापरवाही से बोला। आरेज कराह कर रह गया। ये आदमी उसके पैसे पर नजर रखे बैठा था। उसे पहले ही अंदाजा था इस किस्म के जॉइंट वेंचर्स में वही दो इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, और कोई शक नहीं था उन्हें हमेशा फायदा ही हुआ था उन वेंचर्स में। लेकिन इतने सारे काम होते हुए भी किसी नए काम में हाथ डालना यकीनन बहुत वक्त और डेडिकेशन लेता था। खैर वो दोनों आदी थे नए नए आइडियाज पर काम करने के। अब अगला सीन। अफसाने तैयार होकर नीचे आई तो लाउंज में जैनब के साथ दोनिया को बैठे हुए देखा। वो अपनी जगह थम सी गई थी। दोनिया ने मुस्कुराकर उसे देखा और सोफे से उठी। अफसाने मुठ्ठियां भींच कर रह गई। सर घुमाकर इधर उधर देखा। उसे कुछ कदम के फासले पर कांच का वास नजर रखा था। अगर दोनिया उस पर अटैक करती वो फौरन से वास तक पहुंचकर उसे उठा सकती थी। दोनिया ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा और खुलकर मुस्कुराई। फिक्र मत करो, आज तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। अफसाने ने उसका सर से पैर तक तायराना जायजा लिया। सिर्फ पैरों तक आते सिल्क के लिबास में ब्राउन स्टॉलर गले में मफलर की तरह लपेटे वो निखरी निखरी लग रही थी। स्याह सिल्की बालों की पोनी टेल बना रखी थी। जब वो चलती थी बाल हवा में लहराते थे। मुझे कोई फिक्र नहीं है, वो दांत पर दांत जमाकर बोली। दोनिया मुस्कुराई। तो फिर आओ, अच्छे से मुतारिफ होते हैं एक दूसरे से। मुस्कुराहट जैसे उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। मैं जरूर रुकती, लेकिन मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अफसाने संजीदगी से बोलती साइड से गुजरकर जैनब की तरफ गई। मैं चलती हूँ, आपने ड्राइवर से कह दिया ना कि मुझे किसी अच्छे से मॉल में ले चले। कपड़ों के अलावा मुझे फोन भी बनवाना है, ऑन नहीं हो रहा। वो अब जैनब से मुखातिब थी।
तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे सारा समझा दिया है, वो तुम्हें लाले पार्क शॉपिंग मॉल ले जाएगा। उन्होंने उसे तसल्ली दी। ओके, मैं चलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज। वो बाहर निकल गई। दोनिया ने उसे जाते हुए देखा। उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। ये समझती क्या है खुद को? मैंने भी इसकी अकड़ न तोड़ी तो मैं भी दोनिया नहीं। वो तनफ्फुर से बोलते हुए सोफे पर बैठी। जैनब ने उकताकर उसे देखा। दोनिया की मेहरदाद के लिए जुनून से सब वाकिफ थे और अफसाने का क्या हाल होने वाला था उन्हें सोचकर अफसोस हो रहा था। तुम मेहरदाद को आने दो, उससे ही बात कर लेना, वो तहम्मुल से उसे समझा रही थी। मेरी बात हो गई है दाद से, आ रहा है वो आज। अब जो भी बात होगी उसी से होगी। वो अभी दरवाजे को देख रही थी जहां से अफसाने गई थी। इसका मतलब था आज कोई मार्का होने वाला था। जैनब खोल कर रह गई। अब अगला सीन। लाले पार्क मॉल इतना बड़ा नहीं था लेकिन अच्छा था। अमरीकिया की तरह तो नहीं लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। अफसाने को जरूरत की सारी चीजें वहीं से मिल गई थी। लेकिन मोबाइल रिपेयर नहीं हुआ था। शॉप वालों के बकौल आईफोन का जो मॉडल अफसाने के पास था उसको तबरेज ग्रैंड बाजार में एक मोबाइल शॉप थी, वहां से ही ठीक करवाया जा सकता था। लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि तबरेज ग्रैंड बाजार क्या बुलाती है पूछना भी जरूरी नहीं समझा और फिर वापसी की राह ली। वो दोनों हाथों में सामान के थैले पकड़े लॉन्च में दाखिल हुई तो सामने ही वो नजर आया था। खटके पर उसने नजरें उठाई, सामने ही वो खड़ी थी। हाथों में मुख्तलिफ शॉपिंग बैग्स उठाए सुनहरी आंखों से उसे देखती हुई। अफसाने लब भींचे सामने बैठे मेहरदाद को देख रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुराया। अब वो उठकर उसकी तरफ आ रहा था। वो उसके सामने आकर रुका। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो उसे गौर से देख रहा था। वो दराज कद था। अफसाने को उसे सर उठाकर देखना पड़ता। कैसी हो? पूछते हुए उसकी नजर उसके माथे पर गई जहां पर दीवार लगी थी। वो जगह सुर्ख और सूजी हुई नजर आती थी। अफसाने ने जवाब देने के बजाय कमरे में नजर घुमाई। वहां पर जैनब के साथ दुनिया भी मौजूद थी और मुलाजमा सकीना भी चाय के बर्तन मेज से उठाती नजर आई। उसने वापस मेहरदाद को देखा। बहुत अच्छी हूँ और तुमसे मिलने के बाद से ढीठ भी बन गई हूँ। तुम्हें लगा होगा मैं अभी तक सोग मना रही होंगी, है ना? वो तुंदुई से उसकी सब्ज आंखों में देखती बोल रही थी। जुबान सही चल रही है, इसका मतलब अच्छा वक्त गुजरा है तुम्हारा। वो कौन सा कम ढीठ था? हाँ जी, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सर पर अटैक किया था। जुबान काटने का हुक्म शायद तुमने उसे दिया नहीं होगा। वो उसे काटदार नजरों से देखते हुए बोल रही थी। मेहरदाद ने दोबारा उसके माथे की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी। वो दोनों एक साथ खड़े थे। सर उठाकर बोलती अफसाने और मुस्कुराकर चमकती आंखों से उसे देखता हुआ मेहरदाद। दोनिया की गर्दन की रगें तन गई। वो तेजी से उनकी तरफ आया और मेहरदाद को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। अफसाने सर झटकी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मेहरदाद ने लब भींचकर अपने बाजू पर रखे दुनिया के हाथ को देखा और झटके से अपना बाजू से छुड़ाया। दुनिया ने हैरत से इसकी ये हरकत देखी। अगले ही पल वो हलक के बल चिल्लाई थी। अफसाने जो अपने ध्यान में सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी उसकी एकदम चीख निकली थी। उसे लगा दुनिया फिर उस पर अटैक करने लगी है। उसने घबराकर पलट कर देखा। दुनिया मेहरदाद के सामने खड़ी जोर जोर से मकामी जुबान में कुछ बोल रही थी और दांत माथे पर बल डाले उसे देख रहा था। पता नहीं ये लोग उसको कैसे बर्दाश्त करते थे। हर बात पर वो लड़की चिल्ला उठती थी। अफसाने को दाद का रिएक्शन देखना था। वो उसके सामने तो बहुत घमंडी बनता था, अब दुनिया के इस तरह चिल्लाने पर क्या जवाब देने वाला था। वो 4 स्टेप्स चढ़कर सीढ़ियों पर बैठ गई। शॉपिंग बैग साथ रख लिए। मैं नाशिक तू हंसता। दुनिया ने आगे बढ़कर मेरे दाद का बाजू थामना चाहा। मन हरगिज तो कस्तम के दो अस्तम दाश्ता बाशी। वो भी जारी से बोला। जैनब ने अफसाने को सीढ़ियों पर बैठे देखा। उस लड़की को तो वहां की जुबान नहीं आती थी, फिर क्यों बैठकर वहां लगा तमाशा देख रही थी? क्या उसे समझ आ रही थी उनकी बातें? क्या उसे समझ आ रही थी उनकी बातें? उन्हें याद था कि जुबान का मसला नहीं हुआ था उसको वहां पर। ना ही इस किस्म की कोई शिकायत की थी उसने कि उसे जुबान समझने में मुश्किल होती है या कुछ ऐसा। वो मुलाजमा से कैसे बात कर लेती थी उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वो पुरसोच नजरों से उसे देखी गई लेकिन फिर दुनिया की आवाज ने उनकी तवज्जो खींच ली। वो नापसंदीदा नजरों से उसको चिल्लाता देख रही थी। जवाब जो अब मेहरदाद को अपनी मोहब्बत का बता रही थी कि वो उससे मोहब्बत करती है। वो उसके होते हुए किसी और से कैसे शादी कर सकता था? जवाबन मेहरदाद उससे कह रहा था कि वो उसके सामने जवाबदेह नहीं है। उसने कभी उसे खुद से मोहब्बत करने के लिए नहीं कहा था। अफसाने अब आंखें छोटी किए गौर से उन दोनों को बोलता हुआ सुन रही थी। उनके चेहरों के तासुरात देख रही थी। उसे थोड़ी बहुत फारसी जुबान आती थी। उसने स्कूल दौर में शौक शौक में ही जुबान सीखना शुरू की थी। कुछ दिन क्लासेस भी ली थी, फिर मसरूफियात ज्यादा होने की वजह से छोड़ दिया था। मकामी लोग तेज तेज बोलते थे तो वो सही से समझ नहीं सकती थी, लेकिन गौर करने पर बात का मफहूम जरूर पकड़ लेती थी। तलाक अशबदा, उसे तलाक दो, दुनिया हलक के बैठ चिल्लाई। मन अवारा ख्वाहम शिकस्त।
ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ افسو نے مہرداد کو دیکھا، وہ اب کیا جواب دینے والا تھا۔ مہرداد نے لب بھینچ کر دنیا کو دیکھا۔ جرأت ندار ہی نے، خبردار تم نے ایسا سوچا ہو، بالکل نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلاتا سر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، دستاتو میش کنم، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ سبز آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلی تھی۔ افسو نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اس کے ہاتھ توڑنے کی بات کر رہا تھا۔ یقیناً اسے اپنا آنر بہت عزیز تھا، کیونکہ اب افسانے کا نام اس کے نام سے جڑا تھا، تبھی وہ دنیا کو درست لہجے میں وارن کر رہا تھا، ورنہ افسانے اسے کب سے اتنی عزیز ہونے لگی۔ وہ ہوں کرتی سر جھٹکتی، جبکہ دنیا سیاہ آنکھوں میں ششدر سا تاثر لیے مہرداد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی اس سے ایسے نہیں بولا تھا، اس لہجے میں۔ حیرت در حیرت تھی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ بادشاہ، ایک ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا کیا۔ اوار دور کن، اسے اٹھا کر باہر پھینکے۔ اب وہ زینب کی طرف دیکھ کر برف لہجے میں بولا اور مڑ کر افسانے کی طرف آیا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ سر پٹا کر اٹھی، پرس جو کہ گود میں تھا لڑک کر 2 سیڑھیاں نیچے گیا تھا۔ اب اس کا ایک بازو دانت کے گرفت میں تھا تو دوسرے ہاتھ سے اس نے ریکنگ پکڑ کر خود کو اس کے ساتھ گھسٹنے سے روکا۔ مہرداد نے سلگ کر اس کی طرف گردن گھمائی، ابرو اچکا کر اس کا مسئلہ پوچھا۔ افسانے نے آنکھوں سے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ 2 قدم نیچے اترا، جھک کر اس کا پرس اور ساتھ ہی سیڑھیوں پر رکھے شاپنگ بیگز اٹھا کر اپنے ایک ہاتھ میں منتقل کیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو چپوچتا اوپر کی طرف چلا گیا۔ دنیا ابھی تک سن ہو کر سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ افسانے اور مہرداد جا چکے تھے، لیکن اس کی نظریں اسی منظر پر ٹھہری تھیں جب وہ اس لڑکی کا بازو پکڑے جا رہا تھا۔ دنیا، زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ کسی مورت کی طرح ساکت تھی۔ زینب کو افسوس ہوا۔ چلا گیا وہ، مت دیکھو ادھر۔ وہ ترہم سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو، میں نے تو بس محبت کر لی، اسے پوچھنے کا تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس نے کہا وہ میرا ہاتھ توڑ دے گا اگر میں نے اس کی بیوی کو کچھ کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر زینب کو دکھائے۔ انہی ہاتھوں کو تھام کر اس نے کہا تو وہ میرے لیے ہمیشہ موجود ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا وہ تب بھی میرے لیے آئے گا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ میں کیا کروں زینب، میری عمر بھر کی ریاضت ضائع ہو گئی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ مجھ پر کبھی اس طرح نہیں چلایا جیسے آج۔ اس لڑکی نے مجھ سے مہرداد کو چھین لیا، میرے مہرداد کو اس نے مجھ سے چھین لیا۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے چلے گئے۔ زینب کا دل درد سے بھر گیا، وہ ان کے ہاتھوں کی پلی بڑی بچی تھی، اسے اس طرح ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ دنیا، اس طرح مت کرو میری بچی، اٹھو یہاں سے، اٹھو، شاباش۔ انہوں نے زبردستی اسے کھینچ کر کھڑا کیا اور قریب رکھی چیئر پر بٹھایا۔ سکینہ، پانی لے کر آؤ۔ انہوں نے سکینہ کو آواز دی۔ سکینہ جس کی ساری توجہ لاؤنج سے آتی آوازوں پر تھی، جلدی جلدی گلاس میں پانی ڈالتی گلاس ٹرے میں رکھے لے آئی تھی۔ زینب نے اسے پانی پلانا چاہا، اس نے ہاتھ سے گلاس پرے کر دیا۔ زینب، آپ کہیں نا اس کو، وہ چھوڑ دو اس لڑکی کو، اتنے دن پہلے بھی تو چھوڑ کر گیا تھا نا، اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اسے۔ وہ زینب کا ہاتھ پکڑ ان کی منت کرنے والے انداز میں بولی، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں وہ تمہیں گھر چھوڑا ہے، گھر جا کر آرام کرو، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے نرمی سے بولتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی، دونوں ہاتھوں سے گال صاف کیے، میز پر رکھا اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ زینب اس کے پیچھے گئی، وہ زن سے گاڑی بگا کر لے گئی۔ زینب نے ڈرائیور کو اس کے پیچھے بھیجا اور سختی سے ہدایت کی کہ جب تک دنیا گھر نہیں پہنچ جاتی وہ اس کا پیچھا کرے گا۔ دل ہی دل میں اس کے سلامتی کی دعا کرتے انہوں نے اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ مہرداد ہمیشہ انہیں مشکل میں ڈالتا آیا تھا، ابھی تو رضا پہلوی بھی نہیں آئے تھے، پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ پریشان سی تھی۔ اب اگلا سین، وہ تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لایا تھا۔ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی آئی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا، وہ لڑکھڑا کر سنبھلی تھی، سلگ کر اس جنگلی شخص کو دیکھا۔ اب وہ ہاتھوں میں پکڑے بیگ بیٹھ کر اچھالتا جا کر دروازہ لاک کر رہا تھا، پھر وہ افسانے کی طرف پلٹا۔ دنیا کو عادت ہے، وہ ہاتھوں سے بات کرتی ہے، لیکن تم، دانت پیستے اس کی طرف دیکھا، تمہیں سیلف ڈیفenس نہیں کرنا آتا کیا؟ کوئی بھی آ کر ہاتھ اٹھا لے گا تم پر، ہاں؟ وہ اسے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ ویٹ ویٹ، کیا کہا تم نے؟ اس سائیکو کو عادت ہے ہاتھ اٹھانے کی، اور تم بجائے اس کا علاج کروانے کے دوسروں کو سیلف ڈیفenس پر بھاشن دے رہے ہو؟ وہ جی جان سے جل کر رہ گئی اس کی منطق پر۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس نے مجھے بتا کر حملہ نہیں کیا تھا، اچانک اٹیک کیا تھا۔ اور اگر تمہیں پتا نہیں ہے تو میں بتا دوں کہ مجھے کبھی بھی ایسے کسی سائیکو سے پالا نہیں پڑا جسے
جس سے مجھے سیلف ڈیفینس کی ضرورت پیش آئے. پہلے تم اور اب تمہاری گرل فرینڈ. کیا تم سب ایک جیسے ہو؟ اگر یہ بات ہے تو واقعی مجھے سیلف ڈیفینس سیکھنا پڑے گا. وہ تیز سے بولتے ہوئے گھما گھما کر اشارے بھی کر رہی تھی. ساتھ وہ لب بھیجے اس کا انداز ملاحظہ کر رہا تھا. آپ چل گیا نا پتا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں؟ تو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ وہ بھویں سے کڑ کر بولنا شروع ہوا لیکن وہ اس کی بات کاٹ گئی. ہاں پتا چل گیا تم سب ایک جیسے ہو جنگلی. وہ اسے گھور کر بیڈ کی طرف بڑھی. اس کی ساری شاپنگ بکھری پڑی تھی. اے بادشاہ بہت بول لیا تم نے. اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا. وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی. ماتھا اس کے بازو سے لگا. پہلے ہی درد ہو رہا تھا اب مزید بڑھ گیا تھا. میں اگر جنگلی ہوں تو تم اس جنگلی کی بیوی ہو تو اس لحاظ سے ویلکم ٹو دا فیملی. وہ تنزیہ بولتا اسے آگ لگا گیا. تم. افسانے نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کھینچے اور یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پایا. افسانے چھوڑ کیا کر رہی ہو؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے کلائیوں سے پکڑا. لیکن مصیبت یہ تھی وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا وہ زور سے اس کے بال کھینچتی. اسی کھینچا تانی میں وہ مڑا تھا اور افسانے اس کے ساتھ ہی مڑی. ان کے پیر آپس میں الجھے تھے اور دونوں بیڈ پر گرے. دونوں مٹھیوں میں اس کے بال جکڑے وہ اس پر گری تھی. افسانے کو دونوں کلائیوں سے پکڑے اس نے کروٹ بدلی. لیکن وہ تو آج جیسے اس کے بال جڑ سے اکھاڑنے کے در پر تھی. اور کچھ سمجھ نہ آتے مہرداد نے اسے گدگدی کی. وہ فوراً سے بال چھوڑ کر پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی. وہ جلدی سے اس کے پر سے اٹھا. بیڈ سے 4 قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا. اتنی حیرت اسے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ ابھی کیا ہوا تھا؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. کیا ابھی ابھی افسون نے اس کے بال کھینچے تھے؟ لائک سیریسلی؟ حیرت سی حیرت تھی. افسانے اب گھٹنوں کے بل اٹھ کر بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی اور سنہری آنکھوں میں شعلے بھرے اسے دیکھا. وہ بیڈ سے کچھ دور حیرت سے بڑی بڑی سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ ابھی ابھی کیا کیا تم نے؟ وہ بولا تو آواز بھی حیرت سے پھٹی پھٹی سی تھی. کیوں تمہیں نہیں پتا کیا کیا میں نے ابھی؟ اتنی اچھی جنرل نالج ہے تمہاری پھر بھی نہیں آئی سمجھ. چلو میں بتاتی ہوں. یہ میں نے اپنا دفاع کیا. سیلف ڈیفینس یو نو. وہ سنہری آنکھوں کو پھیلا کر سیلف ڈیفینس پر زور دے کر بولی. مہرداد نے دونوں ہاتھوں سے بال ٹھیک کیے. پورا سر دکھ رہا تھا. یقیناً کچھ بال جڑ سے اکھڑ گئے ہوں گے. افسانے کو دیکھا. وہ ابھی تک اسے گھور رہی تھی. تنفس تیز تھا. آخر بال کھینچنے میں توانائی صرف ہوئی تھی. تم. مجھے اس دن گریگ تھیٹر کی سیڑھیوں سے دھکا دے دینا چاہیے تھا. میں نے اس دن تمہیں بچایا اور تم یہ کر رہی ہو میرے ساتھ. وہ دانت پیس کر اس کی طرف بڑھا. وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر ٹیرس کی طرف بھاگی تھی. تم نے مجھے نہیں بچایا تھا. وہ صرف ایک ریفلیکس ایکشن تھا. میرے سر پہ احسان مت رکھو. وہ ٹیرس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دینا نہیں بھولی تھی. وہ جسٹ لگا کر اس تک پہنچا اور ڈور ناپ پر ہاتھ رکھا. اس کا ہاتھ اپنے قبضے میں لیا. دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کے پیچھے گھما کر گردن سے بالوں کو جکڑا. گریٹ ذرا سے سخت تھی. افسانے نے آنکھیں بند کر لی. کوئی پتا نہیں ہے وہ بد دماغ انسان کیسے بدلا لینے والا تھا. اگر بال کھینچے تو سوچ کر ہی آنکھوں میں آنسو آئے. پہلے ہی دنیا کی وجہ سے اس کے بال ٹوٹے تھے. ریفلیکس ایکشن تھا یا جو بھی, میں نے تمہیں وہاں پر بچایا تھا ورنہ تم 9,000 لوگوں کے پیروں میں لڑکتی ہوئی جاتی. اسے گلاس ڈور سے لگائے دانت کچکچا کر بولا. 8,500. اس نے ڈبڈبائی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. کیا؟ وہ نہ سمجھی سے بولا. نگاہ افسانے کی کانچ کی طرح چمکتی آنسو بھری آنکھوں پر گئی. بالوں پر گریو ڈھیلی ہو گئی. وہاں 8,500 لوگ تھے. برکلے کے گریگ تھیٹر میں 8,500 لوگوں کی گنجائش ہے. تم نے 9,000 غلط بتایا ہے. وہ بھرائی آواز میں اس کی تصحیح کر رہی تھی. تو مہرداد کا دھیان بھٹک رہا تھا. نظر بھٹک رہی تھی. اس کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری. ہاتھ سر سے سرکتا ہوا کندھوں پر آیا. تو تمہارا جنرل نالج اتنا بھی اچھا نہیں ہے. اس نے منہ بسوٹ کر کہا. خاندانی کیوٹ پن اود کر آیا تھا. تو ہاتھ کمر تک پہنچا. افسانے نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا. کیا تو لگا رکھی تھی اس نے. پھر نظروں سے اس کی اور اپنے مابین فاصلہ ناپا جو کہ نہ ہونے کے برابر تھا. وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی ایک دم سے اس کے گھیرے سے نکلی. مہرداد چونک کر ہوش میں واپس آیا. چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا. افسانے کی طرف دیکھا. وہ اسے ایسے گھور رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جلا کر بھسم کر دینے کا ارادہ ہو. لیکن پھر بھی وہ کیوٹ ہی لگی تھی. آپ گھور کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ کہا تمہیں؟ وہ کالر سے شرٹ ٹھیک کر رہا تھا. کیوں نہیں کہا؟ یہی سوچ رہی ہوں. وہ ابھی بھی اسے گھور رہی تھی. وہ جواب دیے بنا سر پر ہاتھ پھیرتا گلاس ڈور ڈھکیلتا ٹیرس پر نکل گیا. افسانے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بیڈ پر پڑے سامان کو آگے بڑھ کر سامان سمیٹا. مہرداد کے واپس آنے تک کہیں نہ کہیں اسے اطمینان ہوا تھا.
क्योंकि उसके हवाले से ही वो यहाँ पर थी। गर्दन घुमाकर टेरेस पर नजर आते दांत को देखा। कुछ ज्यादा जोर से बाल खींच दिए थे। इतने दिन की फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दी थी। उसे अफसोस हुआ, लेकिन खैर वो डिजर्व करता था। वो सर झटकती गुनगुनाते हुए कबर्ड में सामान समेटने लग गई। अब जाकर मूड फ्रेश हुआ था। निगाह तू शक्वी आह तू, ये गानों से पहल पहल समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में गौर से सुनने पर थोड़ा बहुत उसका मफहूम पकड़ लिया था उसने। गुनगुनाते हुए उसे थिएटर में हुआ कॉन्सर्ट याद आया था, जहां पर मेहरदाद ने उसे गिरने से बचाया था। मेहरदाद टेरेस पर टहलता जो अभी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वो अफसाने को सख्त जवाब नहीं दे पाया था। उसे गुस्सा आया था, लेकिन उसे अफसों की आंखों में नहीं देखना चाहिए था। वो लब भीजे रेलिंग पर कोहनियां टिकाकर थोड़ा सा झुका। नीचे नजर आते लॉन के सब्जे पर नजर जमाए। उसे ब्रकले में ग्रेट थिएटर में अफसाने से हुआ टाकरा याद आया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जेर इंतजाम ग्रीक थिएटर बर्कले में आज कॉन्सर्ट था। वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर गया था। कोई मशहूर बैंड आज वहां परफॉर्म करने वाला था। वहां पर नशिस्तें ऊपर से नीचे की तरफ स्टेयर्स की सूरत में जा रही थी। स्टेज से खड़े होकर देखें तो गोलाई की सूरत वहां लोग बैठे हुए दिखाई देते थे। स्टेज से नजदीक कुछ कितारों में बैठने की जगह थी, जबकि ऊपर वाले जीनों पर ऑडियंस खड़े होकर स्टेज की परफॉर्मेंस एंजॉय करती थी। वहीं पर अपनी जगह ढूंढते हुए उसे अपने सामने सुनहरी बालों वाली लड़की दिखाई दी थी, जो अपने किसी दोस्त की बात पर हंसते हुए जीने उतर रही थी। उसे कुछ वक्त और स्टूडेंट्स वहां से गुजरे। वो लड़कियों से टकराव से बचने के लिए एक साइड पर हुई। उसकी दोस्तें आगे निकल गई। मेहरदाद अपनी रोड ढूंढता दो जीने नीचे उतरा। इसी वक्त उस सुनहरे बालों वाली लड़की उस पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की को किसी स्टूडेंट ने धक्का दिया था। उसका तवाजुन खराब हुआ और इससे पहले वो गिरती और जीनों से फिसलते हुए वहां मौजूद लोगों में लुढ़कती। मेहरदाद ने जमीन पर पांव जमाते जरा सा झुककर उसकी कमर में अपना बाजू हमायल करते उसे अपनी तरफ खींचा। अफसाने को लगा कि आज तो वो गई। उसने आंखें जोर से मीच ली, लेकिन ये क्या, वो गिरने के बजाय ऊपर खींच ली गई थी। उसने आंखें खोलते हुए अपने कमर के गिर्द लिपटे सख्त मर्दाना बाजू को देखा। उसने जल्दी जल्दी उसका हाथ हटाने की कोशिश की। स्टॉप इट, क्या मुझे भी साथ गिराओगी? उसी वक्त वो झुंझुलाई हुई मानूस सी करख्त आवाज कानों में पड़ी। उसने मुजाहिमत तर्क कर दी। मेहरदाद उसे अपने साथ लगाए एक पैर ऊपरी जीनी पर और एक निचली जीनी पर रखे तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। ऊपर शायद कुछ हुआ था, जो स्टूडेंट्स का रेला एक साथ आया था। कुछ देर बाद उन्हें जगह मिल गई। मेहरदाद ने उसके सुनहरी चमकदार बालों से ढके सर को देखा। बालों से आती खुशबू उस नथनों से टकराई। उसने गहरा सांस लेते अफसाने को बाजुओं के घेरे से आजाद किया। वो लड़की हर बार उसे टकरा जाती थी, और अभी थोड़ी देर पहले जब वो उसका हाथ अपनी कमर से हटा रही थी, तो उसकी आवाज सुनकर एकदम उसने कोशिश तर्क कर दी। मेहरदाद को अजीब लगा। क्या वो खुद को महफूज समझती थी उसके साथ? अफसाने उसे देखे बगैर अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गई। दोस्तों के पास पहुंचकर उसने गर्दन घुमाकर उसे तलाशना चाहा। कुछ फासले पर ऊंचाई पर वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा दिखाई दिया। सब आंखें उसे ही देख रही थी। अफसाने के देखती ही वो नजर हटा गया। वो उसे शुक्रिया भी नहीं कहकर आई थी। अभी थोड़ी देर पहले जब वो परेशान हुई थी कि पता नहीं कौन था उसके करीब, तो उसने गिरने की परवाह किए बगैर उसका बाजू हटाना चाहा। लेकिन मेहरदाद की आवाज सुनकर क्यों रिलैक्स हो गई थी? वो हैरान थी। वो जो भी हुआ था अचानक हुआ था, एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह। जो भी था बहुत अजीब था। उसने सर झटककर अपना ध्यान स्टेज पर लगाया, जहां माइक पर आज परफॉर्म करने वाले बैंड मेंबर्स का तारुफ करवाया जा रहा था। दरवाजा बजा था। शाहिद सकीना खाने का पूछने आई थी। वो दोनों चौंक कर ख्यालों से बाहर आए। मेहरदाद ने जाकर दरवाजा खोला और सकीना की बात सुनकर उसके साथ ही चला गया। अफसाने दोनों हाथों से मुंह थपथपाते आईने के सामने जा खड़ी हुई। माजी रह रह के याद आता था। वो हर बार सर झटक कर खुद को मसरूफ कर लेती थी, लेकिन क्या इस तरह सब ठीक हो जाना था? वो पुरसोच नजरों से खुद को आईने में देख रही थी। वो मुसीबत आने पर आंखें बंद करने वालों में से थी, लेकिन क्या ये रवैया ठीक था? वो खुद को बदलने का तहिया कर रही थी। अगर अपनी बका चाहिए थी तो दिफा करना सीखना था। सकीना पैगाम लेकर आई थी कि रजा पहलवी आ गए थे और मेहरदाद को याद कर रहे थे। दाद ने सीटी बजाने की तरह होंठ गोल किए। तलब किया गया था, इसका मतलब था अब सवाल जवाब होंगे। खैर वो भी तैयार था। सकीना को भेजकर वो खुद भी कमरे से बाहर आ गया था। मेहरदाद के कमरे से छोटी सी राहदारी सीढ़ियों की तरफ जाती थी। उस राहदारी की वॉल पर बड़ा सा डेकोरेशन मिरर लगा हुआ था। वो उसी आईने के सामने आया और अपना जायजा लिया। बाल अभी भी बिखरे हुए थे और हुलिया कुछ बेतरतीब सा था। थोड़ी देर पहले होने वाले मार्के के आफ्टर इफेक्ट्स नजर आ रहे थे। जंगली लड़की। रेड़े ने फसाने को आप से नवाजते उसने बाल ठीक किए और शर्ट को खींचकर उसकी शिकने दूर की। हाथ से चेहरा थपथपाकर लबों को मुस्कुराहट की सूरत ढाला। फिर आईना देखा। परफेक्ट। बेनियाजी से सीढ़ियां उतरता वो रजा पहलवी के स्टडी रूम कम क्वेश्चन रूम की तरफ जा रहा था।
अपनी अब तक की 26 साल जिंदगी में वो बहुत बार ऐसे सवाल जवाब के सेशन भुगता चुका था। दरवाजा हल्का सा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। रजा पहलवी स्टडी के ग्लास वॉल के साथ खड़े बाहर देख रहे थे। थ्री पीस ड्रेस सूट में मलबूस वो शायद अभी आए थे और आते ही मेहरदाद की तलबी। इसका मतलब था काफी गंभीर सूरत हाल थी। सलाम बाबा। उसके सलाम करने पर वो पलटे। रजा पहलवी दराज कद और बारोब शख्सियत के मालिक शख्स थे। उम्र यही कोई 65 से 70 के दरमियान होगी। झुर्रियों सदा करक चेहरा। उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी आरामदेह चेयर पर बैठ गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद बिल आखिर उन्होंने खामोशी तोड़ी। तुमने मुझे फोन किया कि तुम्हें इमरजेंसी में शादी करनी पड़ रही है और मैं कोई सवाल ना करूं। तुम खुद आकर अपने उस अमल की वजाहत करोगे। तो अब बताओ, वो क्या इमरजेंसी थी और ये शादी कितना अरसा चलने वाली है? उन्होंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़े कहा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मैंने एडवेंचर के तौर पर उस लड़की को अबू बकर के बर्कले वाले घर पर बंद किया था। उसे डरा रहे थे हम। वो सिर्फ एक प्रैंक था। लेकिन फिर उस लड़की की फैमिली इन्वॉल्व हो गई तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि मुझे उससे शादी करनी पड़ी। वो अपनी असली पूरा तमाद अंदाज में उनकी आंखों में देख रहा था। एडवेंचर। उन्होंने सवालिया अंदाज में अब्रू अचकाया। जवाबन मेहरदार ने कंचे अटका दिए, जिसका मतलब था वो तफसील नहीं बताएगा। उस फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को बुलाने का नहीं कहा। वो आंखें छोटी किए उसका अंदाज जांच रहे थे। आया कि वो सच बोल रहा था या कहानी गढ़ रहा था। लेकिन वो उसके झूठ पकड़ने में कभी कामयाब नहीं होते थे जब तक वो खुद ना बता देता। उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने कह दिया मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। वो सब मुझसे तंग है। उन्हें लगता है मैं बहुत खुदसर और बदतमीज हूँ जो किसी की नहीं सुनता। उसने पूरे एतमाद से बताया, गोया उनको याद करवाया कि मेहरदाद कैसा था। वो कुछ देर उसे देखते रहे। मैंने कुछ और भी पूछा है। ये शादी कितना अर्सा चलेगी? कब तलाक दोगे उस लड़की को? वो अब असल मुद्दे पर आए थे। उन्हें उसकी शादी पर मसला नहीं था। वो सिर्फ इस बात के लिए कंसर्न थे कि कहीं वो इस एडवेंचर को लंबा ना खींच ले। मेहरदाद ने कान खुजाया, कमरे में इधर उधर नजरें घुमाई, फिर वापस उनकी आंखों में देखा। आप भूल जाते हैं, मैं नाम के साथ रजा जरूर लगाता हूँ, लेकिन मैं पहलवी खानदान से नहीं हूँ। तो मुझसे ये सवाल तो मत करें कि शादी कितना अर्सा चलेगी या कब तलाक होगी। मैं ऐसे काम नहीं करता। वो सब मुस्कुराती आंखों से उन्हें देख रहा था। और ना ही मैं उस्मान भाई हूँ कि आपके कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दूं। तो ऐसी फरमाइश मुझसे मत कीजिएगा। उसने मुस्कुराते लहजे में कहा, तुम जैसा खुदसर इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा मेहरदाद। वो नफी में से हिलाते कह रहे थे। मेहरदाद के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। ये जुमला आपने बहुत बार कहा है मुझसे। वो मुस्कुरा रहा था, अफसाने से ही कहती थी। वो बहुत ढीठ था। कौन है वो लड़की, किस खानदान से है? उन्होंने सिगार चिलगाया। आप पूछने का क्या फायदा, शादी जो हो गई। वो भी मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अंदाजा है तुम किस मुश्किल में मुझे डाल चुके हो? अजलान का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में था। दुनिया ने हंगामा किया है घर पर। तुम ऐसा करो। वो भी कह रहे थे जब उसने उनकी बात काटी, और ये जुर्रत बिलाशुबा वही कर सकता था। अजलान मामू क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है। और आपकी अगली फरमाइश क्या होगी ये भी पता है मुझे। यही ना कि उस लड़की को जहां से लाए हो वहीं छोड़ाओ, वगैरह वगैरह। उसने बेजारी से कहा, देखो मेहरदाद, तुम मुझे बहुत अजीज हो, मेरी लाडली बेटी की निशानी हो। मैं तुम पर सख्ती नहीं कर सकता और ना करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें दुनिया से शादी करना होगी। तुम उस लड़की को अमेरिका में रखो बेशक, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी बीवी की हैसियत से सिर्फ दुनिया रह सकती है। उसे समझाने वाले अंदाज में कह रहे थे। मैं दुनिया से शादी नहीं करूंगा, ये बात आप जितनी जल्दी हो समझ लें। और मेरी बीवी यहीं रहेगी। ये भूल आप छोड़ दें कि मैं उसे कहीं और रखूंगा। वो नफी में से हिलाता कह रहा था, वही बीवी जिसे यहाँ पहनकर तुम खुद चले गए थे। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो आज भी तुम दुनिया के फोन करने पर आए हो। वो तुम नजरों से उसे देख रहे थे। हाँ, तो रोड पर तो नहीं छोड़कर गया था, अपने घर छोड़कर गया था। और मुझे कुछ जरूरी काम था इसीलिए गया था। रही बात दुनिया के फोन करने पर आने की, तो मैं इधर ही आ रहा था जब उसका फोन आया। मुस्कुराहट एक पल के लिए भी उसके चेहरे से गायब नहीं हुई थी। और कुछ पूछना है आपने? वो घड़ी देख रहा था। कुछ नहीं, अमरीकी कंपनी के साथ डील्स तुम फाइनल कर रहे थे, उसी पर कुछ बात करनी है। रात के खाने के बाद टाइम से आ जाना। उन्होंने मेज से किताब उठाते हुए कहा, गोया उसे जाने की इजाजत दी। बादशाह। सर हिलाते उसने दिल पर हाथ रखा और उठ गया।
وہ باہر پورچ میں آیا تو زینب لان میں اپنے پودوں کے ساتھ نظر آئی. مہرداد کو دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ آئی. وہ بھی مسکراتا ہوا ان کی طرف آ گیا. کیسی ہیں آپ اور آپ کے پودوں کا کیا حال ہے؟ اس نے سرخ گلاب کے پودے کا جائزہ لیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر انورٹڈ ٹیولپس کے پلانٹ کی طرف رخ کیا. ہاتھ بڑھا کر ٹیولپس کی نرمی محسوس کی. یہ آپ کا لاڈلا پلانٹ ہے نا؟ اس نے زینب کی طرف دیکھے بغیر کہا. آپ نے البرٹس اور زیگراس کا پھول اپنے گارڈن میں اگا ہی لیا. پھر مجھے لگا تو یہ یہاں پر نشو نما نہیں پا سکے گا, جلد مرجھا جائے گا. اس نے موبائل نکال کر ٹیولپس کی پکچر لی تھی. زینب مسکرا کر اسے دیکھتی رہی. وہ اس انداز کو پہچانتی تھی. جب وہ کسی بات پر کنفیوز ہوتا تو ایسے ہی ان کے پاس آ کر ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا تھا. کیا ہوا ہے داد؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. وہ چونک کر مڑا. کچھ نہیں, اس نے مسکرا کر کہا. وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھی. بیٹھو. کرسی کی طرف اشارہ کیا. وہ خاموشی سے بیٹھ گیا. آپ بتاؤ کیا ہوا ہے, کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے نرمی سے استفسار کیا. وہ میز پر نظریں جمائے بیٹھا تھا. پریشان نہیں ہوں, سوچ رہا ہوں کہ افسانے کو یہاں لا کر صحیح کیا یا غلط. دادو سے لب کاٹتے وہ کنفیوز نظر آتا تھا. محبت کرتے ہو اسے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی. اس نے چونک کر سر اٹھایا. محبت؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا. ہاں محبت, انہوں نے نرمی سے دہرایا. وہ خاموشی سے میز کی سطح کو گھورتا رہا. چہرے پر گئی رنگ آئے تھے. جب انہیں لگا کہ اس سوال کا جواب کبھی نہیں آیا تھا تب اس کی آواز آئی. نہیں, کیونکہ محبت مار دیتی ہے, فنا کر دیتی ہے. وہ گردن موڑ کر انورٹی ٹیولپ کو دیکھ رہا تھا. جیسے افسردہ سا. جیسے گردن موڑ کر زینب کی آنکھوں میں دیکھا. جیسے ماویہ مر گئے محبت میں. وہ ہلکا سا ہنسا تلخی سے. اور مجھے فنا ہونا پسند نہیں, مجھے فنا کر دینا آتا ہے. بات مکمل کرتا وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا پورچ کی طرف چلا گیا. تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی مرکزی دروازہ پار کر گئی تھی. زینب ابھی تک ساکت بیٹھی تھی. ٹیولپ کے پودے دیکھتے ہوئے نظریں ایک ہی جگہ ساکن تھی. آنکھوں میں نمی تھی. انہوں نے سر جھٹک کر خود کو نارمل کرنا چاہا. دو آنسو گال سے لڑکتے ہوئے گردن میں جذب ہو گئے. آہ مہرداد, کتنے ظالم ہو تم. مندمل ہو چکے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیتے ہو. کتنا برا کرتے ہو. وہ ٹھنڈا سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی.